लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 43 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजलक्ष्मी ने स्पष्ट रूप से देख लिया कि आशा से महेंद्र के मन को बांधते नहीं बनता, और तब उन्हें ऐसा लगा कि कम से कम मेरी बीमारी के कारण ही महेंद्र का अगर घर में रहना हो तो वो भी अच्छा। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनका रोग बिल्कुल ही अच्छा न हो जाए, और इसलिए वे आशा से छिपाकर दवा फेंक देने लगी। अन्यमनस्क महेंद्र इधर विशेष कुछ लक्ष्य नहीं दे सकता था, किंतु आशा अनुभव करने लगी कि राजलक्ष्मी की बीमारी अच्छी नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। वो सोचने लगी, उसके पति काफी ध्यान देकर ठीक से माँ का इलाज नहीं कर रहे हैं। उनका मन इतना उद्भ्रांत रहता है कि माँ की ऐसी बीमारी भी उन्हें चेता नहीं सकती। महेंद्र की इतनी बड़ी दुर्गति देखकर आशा मन ही मन उसे धिक्कारे बगैर न रह सकी। एक तरफ से नष्ट होने से आदमी क्या सभी तरफ से ऐसा नष्ट हो जाता है। एक दिन शाम के वक्त राजलक्ष्मी की तकलीफ जबकि काफी बढ़ गई, तब उन्हें बिहारी की याद उठाई। कितने दिनों से बिहारी नहीं आया, जिसका कोई ठीक नहीं। उन्होंने आशा से पूछा, बहू आजकल बिहारी कहाँ है? आशा समझ गई और सोचने लगी, हमेशा से रोग धोग और दुख कष्ट में बिहारी लाला जी ही माँ की सेवा करते आए हैं। इसी से माँ को आज कष्ट के समय उनकी याद आ रही है। हाय, इस घर के अटल सेवक सहायक हमेशा के बिहारी लाला जी भी आज दूर चले गए हैं। वे होते तो इस दुस्समय में माँ की बहुत सेवा करते। इनकी तरह वे हृदयहीन नहीं हैं। सोचते सोचते आशा के हृदय से एक लंबी सांस निकल आई। राजलक्ष्मी ने कहा, बिहारी के साथ महेंद्र ने शायद झगड़ा कर लिया है। बड़े अन्याय की बात है बहू। उस जैसा हितु मित्र महेंद्र का और कोई मिलेगा नहीं। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए। एक के बाद एक आशा को बहुत सी बातें याद आने लगीं। अंधी मूढ़ आशा को यथासमय सावधान करने के लिए बिहारी ने कितनी तरह से कोशिश की थी, और उन कोशिशों की वजह से वो आशा का कितना अप्रिय हो उठा था। उन सब बातों की याद कर करके आशा आज मन ही मन तीव्र रूप से अपने को अपमानित करने लगी। एकमात्र सुहृद को लांछित करके एकमात्र शत्रु को जो छाती से लगा लेता है, विधाता उस कृतघ्न मूर्ख को क्यों नहीं सजा देंगे। भग्न हृदय बिहारी जैसी आह खींचकर इस घर से विदा हुआ है, वो आह क्या इस घर को नहीं लगेगी? बहुत देर तक चिंतित और स्थिर रहकर राजलक्ष्मी फिर सहसा कह उठी, बहू आज बिहारी अगर होता तो इस बुरे समय में वो जरूर हमारी रक्षा कर सकता था। मामला इतना आगे नहीं बढ़ पाता। आशा निस्तब्ध होकर सोचने लगी। राजलक्ष्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसे अगर मालूम हो जाए कि मैं बीमार हूं तो वो बगैर आए नहीं रह सकता। आशा समझ गई कि राजलक्ष्मी की इच्छा है बिहारी को खबर पहुंचा दी जाए। बिहारी के अभाव में वे आजकल बिल्कुल ही असहाय हो गई हैं। कमरे की बत्ती बुझाकर महेंद्र चांदनी में खिड़की के पास चुपचाप खड़ा था। पढ़ने में अब उसका जी नहीं लगता। घर में उसे कोई सुख नहीं। जो अपने परम आत्मीय हैं उनके साथ सहज स्वाभाविक संबंध दूर हो जाने पर भी उन्हें गैरों की तरह आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता, और न प्रियजनों की तरह आसानी से अपनाया ही जा सकता है। नतीजा ये होता है कि वो अत्याज्य आत्मीयता दिन रात असह्य भार की तरह छाती पर जमी ही रहती है। माँ के सामने जाने की महेंद्र की इच्छा नहीं होती। महेंद्र उनके पास जाता है तो वे ऐसे शंकित उद्वेग के साथ उसके मुंह की तरफ देखने लगती हैं कि महेंद्र को उससे बड़ी चोट पहुंचती है। और आशा किसी काम से उसके पास आती है तो उसके साथ बात करना भी उसके लिए कठिन हो जाता है, और चुप रहना तो और भी कष्टकर हो उठता है। इस तरह भला कैसे किसी के दिन कट सकते हैं? महेंद्र ने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि कम से कम 7 दिन तक तो वो विनोदनी से बिल्कुल ही न मिलेगा। अभी 2 दिन और बाकी हैं। ये 2 दिन अब कैसे कटें? महेंद्र ने पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनी। समझ गया कि आशा आई है, किंतु वो ऐसा भाव दिखाकर कि उसे कुछ मालूम ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। आशा उसके इस भाव को ताड़ गई, किंतु फिर भी वो वापस नहीं गई। महेंद्र के पीछे खड़ी होकर बोली, एक बात है उसे सुन लो, फिर मैं चली जाऊंगी। महेंद्र ने उसकी तरफ मुंह फेर कर कहा, क्यों चली क्यों जाओगी? बैठ ही जाओ जरा। आशा उसके इस सौजन्य पर विशेष ध्यान न देकर स्थिर खड़ी रही। बोली, बिहारी लाला जी को माँ की बीमारी की खबर दे देनी चाहिए।
बिहारी का नाम सुनते ही महेंद्र के गहरे हृदय क्षत पर एकाएक ऐसी चोट पहुंची कि वो तिलमिला उठा। फिर भी उसने अपने को संभालते हुए कहा, क्यों क्यों दे देनी चाहिए जी? मेरे इलाज पर विश्वास नहीं हो रहा होगा शायद। आशा का हृदय इस ग्लानि से भर उठा कि उसके पति मन लगाकर माँ का ठीक ठीक इलाज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, तो फिर उनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही? दिन दिन बीमारी बढ़ती ही क्यों जा रही है? इस साधारण सी बात की भीतरी गर्मी को महेंद्र समझ गया। महेंद्र की ऐसी गूढ़ भर्त्सना आशा ने पहले कभी नहीं की। महेंद्र अपने अहंकार में आहत होकर विस्मित विद्रूप के साथ बोल उठा, तो अब मुझे तुमसे डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी मालूम होता है। महेंद्र के इस विद्रूप वाक्य से आशा की पूंजीभूत वेदना पर अकस्मात ऐसी चोट पहुंची कि जिसकी उसे आशा नहीं थी। उस पर घर में अंधेरा था, इसलिए आज वो चिरकाल की निरुत्तर आशा बिना किसी संकोच के उद्दीप्त तेज के साथ कह उठी, डॉक्टरी मुझसे भले ही न सीखो, पर माँ की सेवा करना तो सीख सकते हो। आशा के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर महेंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ऐसे अनभ्यस्त तीव्र वाक्य से महेंद्र एकाएक निष्ठुर हो उठा, बोला, तुम्हारे बिहारी लालाजी को क्यों इस घर में आने की मनाही की गई है, सो क्या तुम्हें मालूम नहीं? मुझे क्या फिर से याद दिलाना पड़ेगा? आशा बड़ी तेजी से घर से बाहर निकल गई। लज्जा की आंधी मानो उसे ढकेल ले गई हो। लज्जा उसे अपने लिए नहीं थी। जो व्यक्ति अपराध में डूबा हुआ है वो ऐसा अन्यायपूर्ण मिथ्यापवाद मुंह से उच्चारण कैसे करता है? इतनी बड़ी निर्लज्जता को पर्वत प्रमाण लज्जा से भी नहीं ढका जा सकता। आशा के चले जाते ही महेंद्र अपने संपूर्ण पराजय का अनुभव करने लगा। आशा किसी भी समय किसी भी हालत में उसे इस तरह धिक्कार दे सकती है, इसकी कभी महेंद्र ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। महेंद्र ने देखा, जहां उसका सिंहासन था वहां वो आज धूल में लौट रहा है। इतने दिन बाद उसे आशंका होने लगी, शायद आशा की वेदना घृणा में परिणत हो रही है। और फिर तुरंत बिहारी का ख्याल आते ही विनोदनी की चिंता ने उसे अधीर कर दिया। बिहारी पश्चिम से लौटा है या नहीं कौन जाने। इस बीच में विनोदनी को उसका पता भी मालूम हो सकता है और बिहारी से उसकी भेंट होना भी असंभव नहीं। महेंद्र के लिए अब अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करना कठिन हो उठा। रात को राजलक्ष्मी की तकलीफ ज्यादा बढ़ गई, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने खुद ही महेंद्र को बुलाकर कहा, महेंद्र, बिहारी को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है, बहुत दिनों से वो आया नहीं है। आशा सिरहाने के पास बैठी सास को पंखे से हवा कर रही थी। वो मुंह नीचा किए रही। महेंद्र ने कहा, वो यहां नहीं है, पछाएं की तरफ कहीं घूमने गया है। राजलक्ष्मी ने कहा, मेरा मन कह रहा है वो यहीं कहीं है, तुझसे रूठा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। तुझे अपनी माँ की सौगंध, कल तू एक बार उसके घर जाकर देखा। महेंद्र ने कहा, अच्छा जाऊंगा। आज सब कोई बिहारी को बुला रहे हैं। महेंद्र को ऐसा लग रहा है मानो उसे सारे संसार ने त्याग दिया हो। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 43 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।